हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज का हमारा टॉपिक है थॉस्टिन वेबलिन, जो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के सिलेबस में नहीं दिया हुआ होता है, मगर जो एक्स्ट्रा थिंकर जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, वो हम सीरीज में कवर करेंगे सारे थिंकर्स। तो आज हम पढ़ेंगे थॉस्टिन वेबलिन के बारे में। सबसे पहले अगर किसी थ्योरिस्ट की आपको थ्योरीज के बारे में जानना है या उसके आइडियाज़ को डिस्कस करना है, तो उसकी लाइफ और उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्लाइड जो है उनके वेबलिन की लाइफ और जो उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट था उसके बारे में डाली है, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि उनके आइडियाज़ किस तरह से थे। ठीक है, क्योंकि जो इंसान के आइडियाज़ होते हैं वो उसके सोशल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो 1857 में पैदा हुए थे यूएस में, विस्कॉन्सिन यूएसए में। नॉर्वेजियन इमिग्रेंट्स पेरेंट्स के सन थे वो। ठीक है, तो इंटेलिजेंट थे, रेस्पेक्टेड थे, हार्ड वर्किंग फार्मर थे उनके पेरेंट्स, या फिर फादर कह लो। ठीक है, तो वहां पर देखो ये जो उनका ये था ना कि उनके जो फादर थे वो वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इसका भी आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा उनकी थ्योरीज में। तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन्होंने देखा जो फार्मर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? लैंड स्पेक्यूलेटर्स और डिसऑनेस्ट लॉयर्स जो होते हैं ना, वो एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, और उनसे उनके जो सरप्लस वैल्यूज होती है या मनी होती है वो एक्सप्लॉइट करके ले जाते थे और उनको पुअर और इम्पोवरिश्ड छोड़ देते थे। तो इसका भी हम उनके थ्योरीज पर इफेक्ट देखेंगे। तो उन्होंने नॉर्वेजियन स्कूल में पढ़ाई करी। यूएस में भी नॉर्वेजियन स्कूल होते थे, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्वे में जाके पढ़ाई करी, नहीं, यूएस में ही रहे वो। वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने के लिए। उन्होंने वहाँ पर फिलोसफी पढ़ी, कैंट की, मेल ह्यूमे, रूसो और स्पेंसर की फिलोसफीज पढ़ी। उसके बाद वो येल यूनिवर्सिटी में गए, अपनी पीएचडी हासिल करी 1884 में, और कांशियन पोस्ट कांशियन फॉर फिलोसफी में एक्सपर्टीज पीएचडी हासिल करी। ठीक है, अब उन ब्रिलियंट तो थे ही वो पहले से, मगर उनका एकेडमिक करियर जो था वो इतना बेहतर अच्छा नहीं था। उनको कभी भी एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस नहीं मिल पाई यूनिवर्सिटी में। अगर मिली भी तो एक वक्ती तौर पर थी, मतलब कुछ वक्त के लिए उनको मिली वो पोजीशन, फिर वो उससे रिजाइन देकर चले गए या उनको हटा दिया गया। लेट प्रमोशन हुआ उनका, जैसे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी उनको रिजाइन देना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी में गए तो उनका डिमोशन हो गया। तो उनका जो एकेडमिक कैरियर था वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें भी हम उनकी जो थ्योरी थी उसमें देखने को मिलेंगी, हमें रिफ्लेक्ट होंगी ये सारी चीज़ें। अब देखो वो अमेरिका की गोल्डन एज में थे, एज ऑफ गोल्ड, या फिर जिसको एज ऑफ प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं। जिस एज में रैपिड, जो ये 1900 के अराउंड वाली एज थी ना, वहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था अमेरिका में। एक इकोनॉमिक इनक्वालिटी देखने को मिल रही थी, रिच रिचर होते जा रहे थे, पुअर पुअरर होते जा रहे थे, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था सोसाइटी में। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मतलब इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, पुअर पुअरर है, रिच रिचर होते जा रहे हैं, तो उनके बीच में एक हिडन कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसकी कॉन्फ्लिक्ट की बात कब चल रही है यहाँ पर। अब उन्होंने एक पावरफुल क्लास को राइज होते हुए देखा, जिनको रॉबर बैरन भी कहा जाता है। जो वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था और वो एक्सप्लॉइट करते थे इंडस्ट्रियल पुअर्स को, तो उनको यूएस में रॉबर बैरन्स कहा जाता था, जिसको मार्क्स ने बोर्जुआ भी कहा था। ठीक है, या फिर बोर्जुआजी भी कह सकते हैं। अब ये जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से उनके सोशोलॉजिकल आइडियाज में क्या इफेक्ट पड़ा वो आप देखेंगे आगे चल के। जैसे कि उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ लेजर क्लास दी थी, वो जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो रॉबर बैरन्स की वजह से ही, जो रॉबर बैरन्स क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स थे, उससे उन्होंने इन्फ्लुएंस होकर अपनी थ्योरी ऑफ लेजर क्लास दी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब उनकी दूसरी थ्योरी थी टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशनिज्म। अब तो जिस जमाने में यूएस में वो रह रहे थे, तो वहां पर एक तो बहुत फास्ट पेस टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, और उसके चेंजेस की वजह से उनको क्लास डिवीजन देखने को मिली और वर्कर एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला, और जो सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो चेंजेस हो रहे थे तेजी से। तो उसके बेसिस पर इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन दी, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है और उसकी वजह से सोशल चेंज कैसे आता है। अब इस वेबलिन का कहना था कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, यानी कि ह्यूमन सोसाइटीज का जो इवोल्यूशन होता है, वो नई नई टेक्नोलॉजीज के इवोल्यूशन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, और उसकी वजह से सोसाइटी में हमें सोशल चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि इंसानों ने एक नए मेथड्स निकाल लिए हैं जिनसे वो अपनी मटेरियल लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है
अब देखो जो भी किसी भी सोसाइटी की जो टेक्नोलॉजी होती है, या भी कुछ भी आपके जैसे कि आजकल एआई आ गया है या फिर पहले मशीन एज हुआ करती थी, तो वो जो टेक्नोलॉजी होती है वो सोसाइटी में क्या डिटरमाइन करती है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से इंसान का जो नेचुरल एनवायरनमेंट की तरफ अडेप्टेशन है वो चेंज हो जाता है, ठीक। पहले क्या कर रहा था, वो जो एग्रीकल्चर में हाथ से ही बीज लगा रहा था, अब मशीनें आ गई हैं, मशीनों में बस बीज डालो और उसको चलाओ, खुद ब खुद बीज लगते चले जाते हैं। और अगर आपको फसल काटनी है उसके लिए भी मशीन आ गई है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ जो अडेप्टेशन होता है इंसान का, वो चेंज हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। अब उसकी वजह से ह्यूमन सोशल एनवायरनमेंट में भी ह्यूमन का हमें चेंज देखने को मिलता है, या फिर ह्यूमन एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। वो कैसे, ऐसे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो भी चेंज हो जाते हैं। और सोशल इंस्टीट्यूशंस का चेंज होने का मतलब है कि पूरी सोसाइटी चेंज होने लगती है, इवॉल्व होने लगती है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल में ले लो, एजुकेशन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन अगर हम कंसीडर करें, तो पहले जो टेक्नोलॉजी थी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने से पहले जो लर्निंग थी वो लिमिटेड थी, ज़्यादातर लोगों को लिटरेसी हासिल नहीं हो पाती थी। और लर्निंग जो एक स्पेसिफिक एरियाज में होती थी, लोगों को हाथ से किताबें लिखनी पड़ती थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो किताबें थी वो भी मतलब एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती थी, और लिमिटेड एजुकेशन लोगों को मिल पाती थी। अब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, प्रिंटिंग प्रेस आ गई मार्केट में। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद क्या हुआ कि जो किताबें थी वो मास प्रोड्यूस होने लगी और मास डिस्ट्रीब्यूट भी होने लगी, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, मास प्रोडक्शन से, कि आप जो स्कूल्स का जो हम आजकल सिस्टम देखते हैं वो हमें देखने को मिला, क्योंकि और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन मिलने लगी, जिनको पहले एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। अब तो हाथ से नहीं लिखना पड़ेगा ना किताबें, एक बार उसको टाइप करना है, फिर उसको रिप्रिंट करते जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचाई जा सकती है, जिसकी वजह से हमें एक फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम वजूद में आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि अब कंप्यूटर्स आ गए और इंटरनेट का दौर हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें अब ऑनलाइन एजुकेशन देखने को मिलती है। अब क्या होता है, कोई कोई तो स्कूल्स या पूरी पूरी यूनिवर्सिटी ही ऑनलाइन चलती हैं, ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे, ऑनलाइन ही स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन ही लेक्चर होंगे। तो इस तरह से जो एजुकेशन का एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, उसका वो चेंज होता दिख रहा है हमें। किसकी वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज की वजह से पॉलिटिक्स का इंस्टीट्यूशन कैसे चेंज हुआ है। पहले क्या था, कम्युनिकेशन सिस्टम स्लो था, ये लोग जो खत लिखते थे, ठीक है, उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी लोकलाइज था। जो ज़्यादा कम्युनिकेशन था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, वो बहुत वीक था। और छोटे छोटे हमें राज्य देखने को मिलते थे जहाँ पर राजा रूल करता था, ठीक है। अब उसके बाद टेलीग्राफ आ गया, टेलीफोन आ गया और मास मीडिया आ गया, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बेहतर हुआ और एक सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो दूर के एरियाज को आसानी से रूल कर सकती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन हो पा रहा था। तो अब उसके बाद हमें क्या देखा, नेशन स्टेट्स देखने को मिले, ठीक है, बड़े बड़े कंट्रीज बनने लगी। उसके बाद क्या आता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट का जमाना आ गया है। उसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिक्स में चेंज हमें देखने को मिलता है, पॉलिटी में चेंज हमें देखने को मिलता है कि ई गवर्नेंस आ गई है। अब सारा कुछ जो होता है ना गवर्नमेंट का काम, वो इंटरनेट से होने लगा है, ऑनलाइन वोट करते हैं लोग, जैसे कि यूएस में होता है, और पब्लिक सर्विसेज सब डिजिटाइज कर दी गई, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाओ, तो आप सर्टिफिकेट फिजिकली बनवाने नहीं जाते, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और ऑनलाइन वो इश्यू हो जाता है और आपको मिल जाता है। तो इस तरह से जो गवर्नेंस में भी हमें चेंज देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में भी। इसी तरह से आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं जहां पर क्या होता है, टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल इंस्टीट्यूशंस में चेंज देखने को मिला। चाहे वो इकोनॉमी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल ले लो, फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल ले लो, कि पहले टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं थी तो फैमिली मेंबर्स एक साथ रहते थे और एक्सटेंडेड फैमिली में रहा करते थे। फिर टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, तो हमें न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ भी एक फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन में हमें चेंज देखने को मिला किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। अभी जो स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन हुए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, वेबलिन ने उन्हें 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला था पीसेबल सैवेज इकोनॉमी, या फिर पीसेबल सैवेज, हाँ एक ही चीज है ये तो, पीसेबल सैवेज इकोनॉमी, यानी कि जो प्री मॉडर्न टाइम या प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात हो रही है, जब सिंपल टेक्नोलॉजी होती थी और लोग कोऑपरेटिव सोशल लाइफ गुजारते थे, कोई इनइक्वालिटी नहीं थी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था और वॉरफेयर भी नहीं होते थे, जैसे कि ट्राइबल सोसाइटीज हमें आज भी हमें ये देखने को मिल जाता है।
या फिर ये था एंशियंट टाइम्स में, या फिर प्री एंशियंट टाइम्स में, ठीक है। तो कलेक्टिव वॉलफेयर, सब लोगों को सारे रिसोर्स इकट्ठा करते थे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वैसे जिंदगी को गुजारा होता था। दूसरी स्टेज आती है प्रेडेटरी बारबेरियन इकोनॉमी। उसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हमें इवॉल्व होती हुई देखने को नजर आई, और थोड़ा सा सरप्लस प्रोड्यूस होने लगा, जिस और सरप्लस जहां प्रोड्यूस होता है वहां पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रोड्यूस होने लगती है, और वहां पर फाइटिंग भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमें वॉरफेयर देखने को मिला, प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने को मिली, पैट्रियार्की, सोशल हेयरार्की और लेजर क्लास डेवलप हो गई, ठीक है। अब इसको तुम देख सकते हो कि जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, वो इस कैटेगरी में रख सकते हैं हम लोग। तीसरी आती है हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी, या फिर फ्यूडलिज्म भी कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जो क्राफ्ट हमें ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला, ट्रेड बढ़ने लगा, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होने लगे, लोग घरों पर कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाने लगे, जैसे कि इंडिया में घरों में लोग कपड़ा बुनते थे, ठीक है, या फिर कुछ क्राफ्ट्स बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं घरों पर, या फिर कुछ और क्राफ्ट्स, जिसके आयरन स्मिथ आ गए, या फिर लकड़ी का काम करने वाले आ गए। तो ऐसे ऐसे हमें बहुत सारे क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट देखने को मिले, ठीक। तो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्समैन थे ना, वो सेंट्रल फिगर की तरह उभर कर आए, और यहाँ पर प्रोडक्टिव वर्क और कमर्शियल एक्टिविटी हमें देखने को मिली। तो इसको हम मिडिवल पीरियड एज एन इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। मिडिवल पीरियड की टेक्नोलॉजी थी वो एंशियंट हिस्ट्री से ज्यादा एडवांस हो गई। अब फाइनली हमें देखने को मिलती है मशीन एज, या फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जहां पर मशीन का डोमिनेंस है, फैक्ट्री प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन, सोशल रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे, अब उनका पेस जो है, स्पीड जो है वो बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी की वजह से सोशल इंस्टीट्यूशन में चेंज तेजी से आ रहा है, जैसे कि फैमिली में देख लो कितने तेजी से चेंज हो रहा है। या फिर जो जो आजकल टेक्नोलॉजी में तुम्हें देखने को मिलेगा कि अब क्या हो रहा है, लोग ना ऑनलाइन रिश्ते तलाश कर रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पर आप रिश्ता देख सकते हो, फिर उनसे शादी कर सकते हो। तो पुराने ट्रेडिशनल वेज थे रिश्ता तलाश करने के, वो कम हो रहे हैं, और नए नए तरीके आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। अभी जो है ना, इंक्रीजिंग डिवीजन बिटवीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ने लगे, ये हम पॉइंट आगे देखेंगे। तो फाइनल और फोर्थ स्टेज होती है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो प्रेजेंट सोसाइटी है, ठीक है। अब इस टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन की वजह से सोशल चेंज कैसे होता है, ये तो हम टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हो देख लिया, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से। अब जब सोशल चेंज होना होता है तो क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से सोशल चेंज हमें देखने को मिलता है, वो देखेंगे हम यहाँ पर। अब वेबलिन का कहना था कि जैसे कि टेक्नोलॉजी का इफेक्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस पर पड़ता है, ठीक है। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो पुराने टेक्नोलॉजी के हिसाब से बने हुए होते हैं। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो सोशल इंस्टीट्यूशन उस हिसाब से चेंज नहीं होते हैं जल्दी से। वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही अकॉर्ड होते हैं, उनके साथ ही कंपैटिबल होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। एक ऐसी क्लास बन जाती है लोगों की जो जो पुराने ओल्ड सिस्टम को बरकरार रखना चाहती है, इनकी पुराने सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे वो वैसे ही बने रहे। जबकि एक नई क्लास आ जाती है जो नई नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को एम्ब्रेस करना चाहती है, और चाहती है कि सोसाइटी में चेंज आ जाए, सोशल इंस्टीट्यूशन या सोशल सिस्टम जो सोसाइटी का वो भी चेंज हो जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। तो इसकी वजह से हमें एक एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, इन दो क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं एडवांसिंग टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक चेंज आ जाता है सोसाइटी में, ठीक है। ये तो पढ़ लिया हमने, लाइक बिटवीन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एनी सोसाइटी। तो इसकी वजह से हमें सोशल चेंज देखने को मिलता है। अब इसमें कोई एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं कि अब पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल स्कूलिंग का सिस्टम था। अब क्या हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने लगी। अब क्या हुआ कि जो पुराने स्कूल्स होते थे वो जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो सर्टिफिकेशन मिले हैं, या फिर स्कूल्स कह लो या कॉलेजेस कह लो, जो ऑनलाइन क्लासेस जो आजकल तुम देखते हो ना कि गूगल पे कोई सर्टिफिकेट कर लिया किसने घर बैठे, या फिर घर बैठे उसने 6 महीने का कोई कोर्स कर लिया है, उसको वैलिड नहीं मानते थे यूनिवर्सिटी वाले। मान लो आप मास्टर्स में एडमिशन लेने जाओगे और कहोगे कि मैंने 6 महीने का IT सेक्टर में ये सर्टिफिकेट लिया है इस गूगल की क्लास को अटेंड करके, तो वो उसको वैलिड नहीं मानेंगे यूनिवर्सिटी वाले।
तो यहाँ पर क्या हो कि यूनिवर्सिटी पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है कि ऑफलाइन आप जाएंगे और क्लासेस करेंगे, फिर जो सर्टिफिकेट मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मगर नई टेक्नोलॉजी आ गई ऑनलाइन क्लासेस की, जिसने इस पूरे प्रोसेस को चेंज करके रख दिया। तो अब यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला स्कूल और ऑनलाइन क्लासेस में। अब धीरे धीरे क्या होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्कूल्स जो है वो एक्सेप्ट करने लगेंगे ऑनलाइन क्लासेस को, और एक हाइब्रिड मोड हमें देखने को मिल जाएगा कि ऑफलाइन क्लासेस भी हो रही है और ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है। और धीरे धीरे ऐसे स्कूल्स या फिर यूनिवर्सिटीज भी डेवलप हो जाएंगी जो प्योरली ऑनलाइन क्लासेस करवाया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये बेहतर एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन की वजह से सोशल चेंज कैसे आया सोसाइटी में। अब दूसरा पढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। अब देखो लेजर क्लास क्या होती है वो हम देखेंगे, उसके बारे में क्या क्या कहा था वेबलिन ने वो हम देखेंगे। लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम, रिलैक्स करने का, मतलब फ्री या रिलैक्स से रिलेटेड जो चीज होती है वो लेजर में आती है, या फिर लेजर टाइम हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में आपको दो अपोजिशन देखने को मिलते हैं, बिजनेस या इंडस्ट्री में, ओनरशिप या टेक्नोलॉजी में, या उन लोगों में जो पैसा बनाते हैं, या दूसरे जो गुड्स बनाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो जो फाइनेंस में रहते हैं, फाइनेंस, और जो ऐसे लोग जो इंडस्ट्रीज में रहते हैं, या फिर फैक्ट्रीज ज्यादा अच्छा टर्म रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बाकी भी आईटी सेक्टर भी आ जाता है जहाँ पर प्रोडक्ट बहुत सारे नहीं बन रहे होते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, फैक्ट्रीज कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर वेबर का कहना था कि जितने भी ये मैनो फाइनेंस होते हैं ना, जो पैसे पेक्यूनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, या फिर बिजनेसमैन कह दो, वो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता प्रोडक्शन सिस्टम में। वो एक तरह से पैरासाइट होते हैं जो वर्किंग क्लास होती है ना, या फिर ऐसी क्लास जो प्रोडक्ट बना रही होती है, ठीक है, जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हासिल करती है, उसकी मेहनत को से पैसा कमा रहे होते हैं। और इस वाली क्लास को, दूसरी क्लास को, टेक्नोलॉजिकल और लीडरशिप वाली क्लास को वो एक तरह से इम्पोवरिश रखते हैं। ठीक है, तो इसी क्लास को इन्होंने लेजर क्लास कहा था, इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनेंशियर, या फिर जो पेक्यूनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो डायरेक्ट गुड्स ना बनाकर पैसा कमा रहे होते हैं, जैसे कि किसी कंपनीज के सीईओ हो गए, या फिर जो जो बिज मैनेजर्स हो गए, इन सब की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सब लोग जो होते हैं ना, वो इंडस्ट्रियल पुअर की लेबर की वजह से ही पैसा कमा पाते हैं, उनका कोई प्रोग्रेसिव रोल नहीं होता प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन में, सोसाइटी के इवोल्यूशन में। ठीक है, सेकंड। तो इसी को इन्होंने लेजर क्लास कहा था, लेजर क्लास, और उनके बारे में इन्होंने थ्योरी ऑफ लेजर क्लास दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है। अब उन्होंने कहा था कि जो लेजर क्लास होती है ना, वो मैजिकली ओरिएंटेड माइंड्स के होते हैं, यानी कि वो जो सोशल रियलिटी होती है उससे दूर होते हैं, और उनको लगता है कि ये सब जितने भी सोसाइटी में चेंजेस या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो मैजिक की तरह है, या फिर कह सकते हैं जो वो चाहेंगे वो हो जाता है सोसाइटी में। तो उनके पास एक मैजिक है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, पावर होता है। मगर उनका कहना था कि जो इवोल्यूशन होता है ना मैनकाइंड का, वो रैशनल माइंड की वजह से होता है, ना कि मैजिकल माइंड की वजह से। और जो रैशनल माइंड होता है ना, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के पास होता है, जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। क्यों? उनका जो रैशनल और डिसिप्लिन माइंड क्यों होता है? क्योंकि वो ऐसी मशीन्स और टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं जहां पर रैशनल थिंकिंग अगर उनकी होगी तो काम नहीं कर पाएंगे। तो उनका कहना था जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनकी वजह से इवोल्यूशन होता है सोसाइटी में। और जबकि जो दूसरी और जो लेजर क्लास होती है उसकी लाइफस्टाइल प्रेडेटरी होती है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स से का एक्सप्लॉइटेशन करके पैसा कमा रही होती है और मनी मेकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेजर क्लास के बारे में उन्होंने बात करी थी। लेजर क्लास में कौन कौन से लोग आएंगे? ऑल एक्सेप्ट वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स को छोड़कर जितने भी लोग हैं, या फिर वर्कर्स के जितने भी टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं ना लोग, उनको छोड़कर बाकी सब लोग लेजर क्लास में आएंगे। या फिर कह सकते हैं जो बिजनेस चलाते हैं, जो फाइनेंस में होते हैं, कंपनी के सीईओ होते हैं,
या मैनेजर्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं, लेजर क्लास में आते हैं। अब इनके बारे में एक और चीज कही थी वेबलिन ने, वो क्या था, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा था जो लेजर क्लास होती है वो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में डूबी हुई होती है। अब ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन क्या होता है, इसको देखने से पहले हम दो चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कि जनरली सोसाइटी में क्या होता है कि लोगों के अंदर सेल्फ एस्टीम होती है ना, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, फिर अपनी जो अपनी इमेज नजरों में जो इंसान की अपनी इज्जत होती है, वो इंसान वही समझता है जो दूसरे लोग उसको दे रहे होते हैं। कि अगर दूसरे लोग उसकी इज्जत कर रहे होते हैं वो तो खुद की इज्जत भी करता है। ठीक, तो और दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे कि मटीरियलिस्टिक कल्चर में जो आजकल हमें मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में देखने को मिलता है कि लोग कांस्टेंट कंपैरिजन कर रहे होते हैं अपने आप की दूसरे लोगों से। ठीक है, और वो ये जानने की कोशिश करते हैं हम दूसरों से बेहतर हैं या नहीं है। अब यहीं पर ये कंसेप्ट उभर कर आता है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन एक ऐसे बिहेवियर को कहते हैं जिसमें जो लोग होते हैं वो जो गुड्स होते हैं या फिर सर्विसेज होती हैं उसको उनको उन गुड्स और सर्विसेज की जो मतलब उनको यूटिलाइज इसलिए नहीं कर रहे होते हैं कि उनका कुछ यूज है उनके लाइफ में, बल्कि उन गुड्स और सर्विसेज को इसलिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं कि उनको क्योंकि उनको शो ऑफ करना है दूसरों को कि हम तुमसे बेहतर हैं। ठीक है, और एक तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन रख सके, लोगों से अपने आप को अलग दिखा सके और बेहतर दिखा सके। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग कार्स खरीदते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग सर्वेंट्स रखते हैं जबकि जरूरत भी नहीं होती है ना। अगर कोई जरूरत के हिसाब से कार खरीद रहा है तो वो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में नहीं आएगा। अगर मान लो उसका काम 10 लाख की कार से चल सकता है मगर उसने कार खरीदी है 1 करोड़ की, तो अब वो क्योंकि उसने दिखाने के लिए शो ऑफ करने के लिए वो कार खरीदी है तो उसको कहेंगे कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनते हैं गोल्ड की या डायमंड की, डिजाइनर क्लॉथ्स पहनते हैं, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आईफोन का। अगर किसी को जेन्युइनली आईफोन की जरूरत है तो वो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में नहीं आएगा, मगर कोई आईफोन इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको शो ऑफ करना है लोगों को, तो इसको कहेंगे कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। उसने आईफोन खरीद के कंज्यूम इसलिए किया क्योंकि अपना एक स्टेटस दिखाना चाहता है, लोगों को शो ऑफ करना चाहता है। उस शो ऑफ करने की वजह से ही वो अपना सेल्फ एस्टीम हासिल करता है। ठीक है, समझ गए आप। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि ये जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन होता है या कॉन्स्पिक्यूअस बिहेवियर होता है उसमें कुछ यूटिलिटी होती ही नहीं है। जैसे कि एंशिएंट चाइनीज में क्या होता था कि लॉन्ग फिंगर नेल्स होते थे, चाइना में लॉन्ग फिंगर नेल्स होते थे जिसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाते थे, और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे जो वर्कर्स होते थे वो रख रखे होते थे। उन लॉन्ग फिंगर नेल्स का यही दिखावा करना था कि हम एक हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये प्योरली कॉन्स्पिक्यूअस बिहेवियर हुआ। अगर देखो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल। ठीक है, अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कोई चीज कर रहे हो तो वो कॉन्स्पिक्यूअस में आएगी, चाहे वो बिहेवियर हो या कंजम्पशन हो। ठीक है, वैसे ही इससे रिलेटेड है कॉन्स्पिक्यूअस लेजर। लेजर किसको कहते हैं, फ्री टाइम को। अब क्या होता है कि अगर महंगे महंगे रिजॉर्ट में जाना, महंगे महंगे हॉलीडेज पैकेज बुक करना, ठीक है, कोई अपने हॉलीडे पैकेज में स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, तो ये क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस लेजर। वो दिखाने के लिए इतने महंगी महंगी जगह घूमने जाते हैं, फिर वहां से वीडियो फोटोज लेके इंस्टाग्राम पर डालते हैं ताकि उनको दूसरे लोगों से वैलिडेशन मिल सके और दूसरे लोगों को शो ऑफ कर सके। तो ये होता है कॉन्स्पिक्यूअस लेजर। अब उन्होंने कहा था कि जो पुरानी एजेस थी एरिस्टोक्रेटिक एज मतलब कैपिटलिस्ट एज या फिर मॉडर्न एज से पहले वाली एजेस थी, ये जो हमने ऊपर वेस्टफुल लाइफस्टाइल पढ़ी, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, कॉन्स्पिक्यूअस बिहेवियर, कॉन्स्पिक्यूअस लेजर की, ये सिर्फ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन फॉलो करती थी। जो राजा होते थे वगैरह या फिर जो एरिस्टोक्रेट होते थे वही फॉलो करते थे। मगर अब हम मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो चीज है ना ये पूरी सोसाइटी में फैल चुकी है। ये कॉन्स्पिक्यूअस डिस्प्ले पूरी सोसाइटी में फैल चुका है और हर एक क्लास कॉपी करना चाहती है अपने ऊपर वाली क्लास को। जैसे कि अमीर लोगों के पास अगर आईफोन है तो मिडिल क्लास के गरीब लोग चाहेंगे कि उसके पास भी आईफोन हो ताकि वो दिखावा कर सके बाकी लोगों में। और इसकी वजह से कांस्टेंट कंपैरिजन कंपटीशन की वजह से इंसानों में परपेचुअल सेंस ऑफ डेप्रिवेशन फील होने लगता है। ठीक है, समझ गए आप। मतलब वो कितना भी चीज हासिल कर ले
हमेशा वो कंपेयर करेगा कि मेरे पास, अब मान लो उसकी सैलरी पहले 10,000 थी, उसके बाद उसने उसकी सैलरी 50,000 हो गई, तो वो ये नहीं देखेगा कि मेरी सैलरी 50,000 हो गई, वो देखेगा कि अब मैं कंपेयर जो करूंगा ना वो 1 लाख वाले से करूंगा, और फिर उसके रेस्पेक्ट में उसकी सैलरी हमेशा ही कम रहेगी। तो इस तरह से पर डिप्रिवेशन का सेंस जो होगा उसके अंदर हमेशा रहेगा, कोई ना कोई उससे ऊपर रहेगा ही, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को उस ऊपर वाली क्लास से कंपेयर करता रहेगा, और एक डिप्रिवेशन का सेंस हमेशा उसके अंदर बना रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा था इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होता है कि जो गरीब होते हैं वो एब्सोल्यूट सेंस में तो गरीब नहीं होते हैं, बल्कि मगर वो रिलेटिव सेंस में गरीब होते हैं, यानी कि किसी जो अपर क्लास वालों से रिलेटिवली वो गरीब हैं। एब्सोल्यूट सेंस क्या होता है, इनके पास रोटे को खाने पीने को है, पहनने को है और रहने को है, तो फिर वो गरीब नहीं कहलाएंगे, ठीक है। मगर रिलेटिव सेंस में क्या हो जाएगा कि उनके एक क्लास के पास कार है तो इनके एक लोअर क्लास के पास कार नहीं है, तब यहाँ पर रिलेटिव सेंस में वो गरीब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कार नहीं है या फिर एक अच्छा फोन नहीं है। तो यही चीज रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी में इस्तेमाल करी थी, जब जो हमने आर के मार्टिन ने अपनी रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी डेवलप करने के लिए वेबलिन के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। अब आते हैं कॉन्स्पिकुअस स्टाइल ऑफ लिविंग। कॉन्स्पिकुअस स्टाइल ऑफ लिविंग में क्या होता है, जैसे कुछ मैनर्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि इंग्लिश का शो ऑफ कर रहे होते हैं ना लोग, या फिर कुछ ऐसे बिहेवियर शो ऑफ कर रहे हैं कि हम तो हाई क्लास को बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए बिहेवियर होता है, उसका कुछ यूज नहीं होगा एक्चुअल लाइफ में, तो उसको कहते हैं कॉन्स्पिकुअस स्टाइल ऑफ लिविंग। अब यहाँ पर वेबलिन ने बताया था कोई प्रोडक्ट है, उसके जो मैनिफेस्ट फंक्शन है, जैसे कि आईफोन का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है, इंटरनेट चलाना और सोशल मीडिया चलाना या फिर कॉल करना, उसके पीछे एक लेटेंट फंक्शन भी छुपा हुआ होता है कि कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन वाला, ठीक है। तो ये वेबलिन ने जो बताया था ना हमें मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन, उसको फिर आर के मार्टिन ने आगे जाके डेवलप किया था। देखो ये एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी वेबलिन ने यूज नहीं की थी, ठीक है, ये आर के मार्टिन ने यूज की थी। अब उनकी कुछ बुक्स हैं वो देख लेना, सारी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है थ्योरी ऑफ प्लेजर क्लास और द इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो उसको वीडियो का पॉज करने के बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। थैंक यू।